नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रीजलाइंस की और आइसोक्लाइंस की। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इसको क्लियर करिए, नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए बहुत ही आसानी से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं रीजलाइंस को और आइसोक्लाइंस को। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं रीजलाइंस को। रीजलाइंस क्या होती है? आपने जब आइसोक्वांट्स को पढ़ा या फिर समुत्पाद वक्रों को जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि ये जो समुत्पाद वक्र होते हैं, आइसोक्वांट्स होते हैं, बेसिकली ये दिखाते हैं लेबर और कैपिटल के उन कॉम्बिनेशन को जिस पे इक्वल क्वांटिटी प्राप्त हो। लाइक एग्जांपल, इसके ऊपर ए पॉइंट ले लो, आप बी पॉइंट ले लो, आप सी पॉइंट ले लो, आप डी पॉइंट ले लो। यहाँ पे देखोगे लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे जो प्रोडक्शन प्राप्त होगा वो हमेशा जो है आईपीसी पे, मान लो अगर 100 है तो यहां पर भी 100 का प्रोडक्शन आउटपुट आपको मिलेगा, यहां पर भी 100 का आउटपुट मिलेगा, यहां पर भी 100 का आउटपुट मिलेगा, यहां पे। इट मीन टू से एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। तो लेबर और कैपिटल की ये ऐसे कॉम्बिनेशंस है दोस्तों जहां पे एक ही बराबर के उत्पादन प्राप्त होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि बेसिकली जब इसका मैं स्लोप निकाल लूं किसी पॉइंट्स के ऊपर, आइसो पॉइंट्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप स्लोप निकालोगे तो ये दिखाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को, MRTSLK, और ये दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ये सीमांत उत्पादकताओं के रेशियो को दिखाता है। और ये भी आप जानते हो कि जब आप आइसोक्वांट्स के ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो ये जो स्लोप है जिसको मैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस डिक्लाइन करेगा। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होगा ये जो है डिक्लाइन करता जाएगा। आप अगर नीचे के बिंदुओं पे जाओगे तो घटता हुआ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी भी आइसोक्वांट से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं तो मैं लेबर को बढ़ा रहा हूं और कैपिटल को कम कर रहा हूं। इसका मतलब आप देख रहे हो कि लेबर और कैपिटल के बीच एक एक्सचेंज चल रहा है, विनिमय चल रहा है। एक एडिशनल यूनिट में लेबर बढ़ा रहा हूं और उस एडिशनल यूनिट लेबर के एवज में कुछ कैपिटल को छोड़ रहा हूं, सैक्रिफाइस कर रहा हूं, फारगॉन कर रहा हूं। लेकिन इसलिए क्योंकि उत्पादन हमको सेम रखना है पूरे आइसोक्वांट्स के ऊपर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एजम्पशंस आप ये समझिए, ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, ये किताबों में अक्सर नहीं मिलता है कि जब मैं आइसोक्वांट्स की बात करता हूं दोस्तों, तो आइसोक्वांट्स में जब मैं डाउनवर्ड्स आइसोक्वांट यहां खींचता हूं तो एक चीज यहां मान्यता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये किसी भी कीमत पे निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। अगर मैं यहां से एक एक यूनिट में लेबर बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब उत्पादन में उसका जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव होगा, और यहां से अगर कैपिटल डिक्लाइन होगा तो इसका जो मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करता चला जाएगा। यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब एक्चुअली रीजलाइंस क्या है? रीजलाइंस आप किसी भी आइसोक्वांट्स के ऊपर दो रिज पॉइंट्स आप खींच सकते हो और डिफरेंट आइसोक्वांट्स को लेके रिज लाइंस खींच सकते हो। तो सबसे पहले हम एक आइसोक्वांट्स के ऊपर दो रिज पॉइंट को देखेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअली ये रिज लाइंस या रिज पॉइंट दिखाते क्या हैं। तो सबसे पहले आइए हम रिज पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं किसी एक जो है आइसोक्वांट्स के ऊपर। यहां पे देखिए मैंने एक आइसोक्वांट्स ड्रा कर लिया है, एक मैंने आइसोक्वांट्स यहां पे ड्रा कर लिया है, ये है आइसोक्वांट्स, और यहां पे लेबर है
और यहाँ पे कैपिटल है, और ये लेबर और कैपिटल के ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है जिसके ऊपर 500 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब मैं किसी भी पॉइंट पे इस पे आ जाऊं दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होने वाला है वो 500 का प्रोडक्शन होने वाला है। अगर आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट ए है, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींच लूं, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच लूं जो दिखाएगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल एंड के को, जो बराबर होगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को। अब जरा देखो कि इस पॉइंट पे मैंने एल जो है 5 यूनिट लगाई है और के जो है 1 यूनिट लगाई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए पॉइंट पे आप देख रहे हो मैंने लेबर लगाई है 5 यूनिट और कैपिटल लगाई है 1 यूनिट, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है 500 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर दोस्तों आप ये सोचिए कि मैं सोचता हूं कि ये जो कैपिटल 1 यूनिट पे कांस्टेंट रहे, लेकिन लेबर में 5 यूनिट से बढ़ा के अगर मैं यहाँ पे 6 यूनिट कर दूं या फिर 7 यूनिट कर दूं, तो आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ से लेबर बढ़ाता हूं तो किसी भी तरह का प्रभाव आउटपुट के ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैं लेबर बढ़ा रहा हूं तो कैपिटल घटा नहीं रहा हूं, एक्चुअली यहाँ कैपिटल भी बढ़ रहा है। ओके ना, तो लेबर बढ़ा रहा हूं और कैपिटल में किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है, और इसके अगर मैं बियॉन्ड जाऊं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लेबर है वो लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, 0 है। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप देखिए, यही प्रश्न नेट जीआरएफ में बहुत पूछा जाता है, तो यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अगर आप एलके निकालोगे तो चूंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहां 0 है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होगा MRTS LK ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा है जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी 0 है। इसी को मैं लोअर रिज पॉइंट कहूंगा। ध्यान से समझिए, इसी पॉइंट को देवी और सज्जनों मैं बोलूंगा लोअर रिज पॉइंट। इसी तरह का एक और भी पॉइंट आप इस रिज रेखा के ऊपर भी प्राप्त कर सकते हो। अगर मैं एक यहां से टेंजेंट खींच लूं तो ये टेंजेंट क्या दिखाता है कि यहां पे जो मैंने लेबर लगाया है, मान लो कि वो 3 यूनिट लगाया है और कैपिटल में 5 यूनिट लगाया हूं, और यहां पे भी प्रोडक्शन मान लो ये पॉइंट बी है और यहां पर भी 500 का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर मैं दोस्तों इस कैपिटल को यहां से बढ़ाऊं और यहां से बढ़ाऊं, मतलब ये 6 यूनिट करूं 7 यूनिट करूं, तो आप देखो कि यहां पर जो पॉइंट मुझे मिलेगा, मान लो कि ये के है और आर है, यहां पे भी प्रोडक्शन सेम होगा 500 यूनिट का, 500 यूनिट का। लेकिन इस लेबर को, इस कैपिटल को यहां बढ़ाने से फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां से देखो यहां में लेबर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर तुम जाते हो ना तो यहां पे कोई फायदा नहीं होगा प्रोडक्शन में अगर आप कैपिटल बढ़ाओगे। इसका मतलब जो बी पॉइंट है, यहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 है, और यहां के बाद अगर आप जाओगे तो के बिंदु और आर बिंदु पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो लेस देन 0 है, मतलब वो निगेटिव है। इसका मतलब ये है दोस्त कि ए और पी ऐसे टेक्निकल पॉइंट है जहां किसी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना चाहिए और लेबर और कैपिटल को इसी एरिया के बीच में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तभी उसको बेनिफिट होगा। अगर आप ऊपर देखो, 2 रीच पॉइंट मुझे मिल गए, रीच पॉइंट ऊपर वाला बी है, रीच पॉइंट नीचे वाला ए है। इसका मतलब 2 आपको ऐसे पॉइंट यहां मिल रहे हैं, रीच पॉइंट ए और बी, जहां उसके अंदर ही आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, वहीं पे जो फैक्टर है वो सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो यहां पे 2 हमको पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ये दोनों जो है, बी पॉइंट है अपर रिज लाइन, ए पॉइंट है लोअर रिज लाइन। बी पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के 0 होगा, ए पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होगा। अगर यहां पे मैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालूं के एल नॉट एल के, तो एम पी के डिवाइडेड बाई एम पी एल, ये अगर मैं निकालूं तो तुम देखोगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 है, तो 0 में आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भाग दोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के एल 0 होगा, इस पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के 0 होगा, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होगा, यहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 होगा। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा दोस्तों, फिर से समझिए, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 और मार्जिनल
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी जीरो, यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के भी जीरो, और ऊपर वाले पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के एल जीरो। अगर एल के कहोगे तो बेटा वो जीरो नहीं होगा, फिर वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के एल ए जीरो हो जाएगा। तो दो पॉइंट हमको मिल गए बी और ए। कोई भी प्रतिस्थापन एल और के का जो होगा वो बी और ए के बीच होगा, इसके बियॉन्ड करने पे किसी तरह का एरिया नहीं, इस फायदा नहीं होगा, इसीलिए इस दोनों पॉइंट के बीच में ही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसी तरह से आप कई आइसो क्वांट खींच सकते हो और वहां पे आप निकाल सकते हो कि कौन से वो पोटेंशियल पॉइंट है जिसके बीच में प्रतिस्थापन होगा। तो अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं तो आप ये देखो, मैं रिज लाइंस पे अब आ जाऊं रिज पॉइंट के बाद कि मैंने एक ये खींच लिया आपका, फिर जो है दूसरा जो है मैंने ये खींच लिया आइसो क्वांट्स, फिर तीसरा मैंने आइसो क्वांट्स ये ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने चौथा आइसो क्वांट्स ये ड्रॉ कर लिया। ये सब जो है आइसो क्वांट हैं या आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं। अब जरा देखो आप लोग, हर जगह पे आपको क्या खींचना है, एक टेंजेंट खींचना है, यहां पर, यहां पे, यहां पे, यहां पे। ये सभी टेंजेंट पे दिखा रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ये जीरो है। इसी तरह से आप एक यहां पे खींचो, यहां पे खींचो, यहां पे खींचो, यहां पे खींचो, लोअर रिज पॉइंट खींचो, इस प्रत्येक बिंदु पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है। अगर अब एक पॉइंट ऐसा, अब एक हम एक ऐसा लाइन खींचें कि जो इसके इंटरसेक्शन से होके जाता है ये, और एक लाइन ऐसे खींचो जो इसका लोकस पॉइंट होके जाता है वो, तो आपको यहां पे OR1 और OR2 दो रेखाएं मिलेंगी जो लोकस पॉइंट होंगी आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो के और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो के। जो ये आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं दोस्तों, इसको अगर आप कहें तो मैं कलर चेंज करूं जिससे कि और भी आपको क्लियर हो सके मामला, मैं इसको इस कलर से कर लूं। तो देखो ये जो रिज लाइंस हैं ऊपर वाली और ये जो रिज लाइंस हैं नीचे वाली, इसी के बीच में के और एल का, यहां पे के है और यहां पे एल है, इस के और एल का जो प्रतिस्थापन होगा इसी OR1 और OR2 के बीच होगा। इसीलिए इसको एरिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, एरिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब यही इसी एरिया के बीच में लेबर और कैपिटल सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, इसके बियॉन्ड वो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल जीरो है, यहां पे लेबर जीरो है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बेटा OR1 OR2 है, इसी के बीच में लेबर और कैपिटल के बीच जो है प्रतिस्थापन होगा और हमेशा जो है बेनिफिशियरी स्टेज होगा। इसके बियॉन्ड जो है किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, वो इरेशनल हो जाएगा। तो ये जो अब तक का मेरा व्याख्यान था, मैंने रिज लाइन पहले प्राप्त की और रिज लाइंस के लोकस पॉइंट से, बिंदु पद से, जहां मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के जीरो है या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के एल जीरो है, उन सबको मिला के रिज लाइन प्राप्त किया है। इसी तरह का एक और भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रॉब्लम में डालता है, वो होता है आइसोक्लाइंस। आइसोक्लाइंस बेटा जो है आइसोक्लाइंस ये भी मैं देखता हूं कि नेट जेआरएफ और बहुत से परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। आइसोक्लाइंस हिंदी में शायद इसको समनतिक रेखाएं बोलते हैं, बट आई डोंट माइंड, आप लोग हिंदी में टर्मिनोलॉजी से बेहतर है आप इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को समझो। आइसोक्लाइंस क्या होते हैं? देखो, आइसोक्लाइंस एक्चुअली प्रोडक्ट लाइन होते हैं या स्केल लाइन होते हैं। जैसे मान लो कि यहां पे मैंने खींचा हुआ है डिफरेंट आइसो क्वांट्स को, ये आइसो क्वांट्स 1 है मेरा, आइसो क्वांट्स 2 है मेरा, आइसो क्वांट 3 है मेरा। आप जानते हो कि जो प्रोडक्ट लाइन या स्केल लाइन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, प्रोडक्ट लाइन या फिर स्केल लाइन, ये जो दिखाता है कि एक जो है आइसो क्वांट से दूसरे आइसो क्वांट पे मूवमेंट कैसा होगा, ये मूवमेंट को दिखाता है। अगर के और एल दोनों ही बदल रहे होते हैं तो ये जो स्केल लाइन या प्रोडक्ट लाइन है ओरिजिन से होके जाता है। अगर के और एल एक में से कांस्टेंट होगा तो एक्स और वाई एक्स के वर्टिकल हो जाएगा। मतलब अगर ये दोनों चेंज होंगे तो ये तो ओरिजिन से होके जाएगा स्केल लाइन या प्रोडक्ट लाइन, लेकिन अगर एक चेंज होंगे तो प्रोडक्ट लाइन आपका ओपी के जगह पे केपी ऐसे और एलपी ऐसे बन जाएगा। मतलब अगर एक आपके फैक्टर, अगर मान लो यहाँ पे आपने कैपिटल को कांस्टेंट रखा तो इस तरह का प्रोडक्ट लाइन बनेगा और लेबर को रखा तो इस प्रकार। अगर दोनों चेंज है तो ये ओरिजिन से होके जाते हैं।
तो आपको समझ में आया ये प्रोडक्ट लाइन है। जो आइसोक्लाइंस है वो प्रोडक्ट लाइन ही होते हैं, लेकिन वहां से वो गुजरते हैं, ध्यान से समझिएगा, जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो कि हमने ये 3 रेखाएं खींची है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि रिज लाइन इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हैं। एक्चुअली ऐसे प्रोडक्ट लाइन होते हैं आइसोक्लाइंस, वो भी प्रोडक्ट लाइन ही होते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट लाइन होते हैं देवियों और सज्जनों जो उन बिंदुओं से होके जाते हैं जहां मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के कांस्टेंट होते हैं, न कि जीरो, स्थिर होते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे बिंदुओं से होके जाएंगे MRTS एल के स्थिर होंगे, कांस्टेंट होंगे, न कि जीरो। मतलब अगर आप देखो कि यहां पे जो आइसोक्वांट्स खींचे गए हैं और मैंने यहां स्लोप खींचा है, मान लो TT1 है या TT2 है या TT3 है, तो 3 जो मैंने स्लोप खींचा ये स्लोप बराबर है। मतलब अगर अब यहां प्रोडक्ट लाइन को मैं खींच दूं जो इन तीनों रेखाओं से होके जाए, इस मिनिमम, इस पे, तो यहां पे MRTS एल के इन तीनों बिंदु पे A, B, C पे कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, और उनको मैं मिला दूं तो ये जो रेखा मिलेगा दैट कॉल्ड आइसोक्लाइंस। एक्सपांशन पथ नहीं है भाई, किताबों में गलत लिखा है, किताब के चक्कर में ना पड़िए। 90% किताबों में लोग वही लिख रहे हैं कि एक्सपांशन लाइन है वही प्रोडक्ट लाइन है। अरे ऐसा नहीं होता है, थोड़ी अस्त्री किताबें पढ़ा करिए, थोड़े फॉरेन राइटर्स को पढ़ोगे तब मजा आएगा। ये लोग ऐसे ही लिख दिए, उसी को एक्सपांशन पथ लिखे जा रहे हैं, उसी को प्रोडक्ट लाइन लिख रहा है, उसी को स्केल लाइन लिख रहा है। नहीं भाई, थोड़ा सा डीप स्टडी करोगे तो मजा आएगा, है ना। तो देखो ये जो अब मैंने खींचा आइसोक्लाइंस एक्चुअली प्रोडक्ट लाइन है, स्केल लाइन है, और ये तभी खींचेंगे जब K और L दोनों चेंज हो रहा है। देखिए यहां पे K और L दोनों ही चेंज हो रहा है, तब इसको हम खींच रहे हैं। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है आप लोगों को कि ये जो लाइन मैंने खींचा है वो उन बिंदुओं से होकर खींचा है जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है। जब मैं रिज लाइन खींच रहा था तो वहां मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L के एक जगह 0 था, ऊपर पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन KL 0 था। तो दोस्तों आपको समझ में अब आ गया होगा कि एक्चुअली में रिज लाइंस अलग चीज होती हैं और आइसोक्लाइंस अलग चीज होती हैं। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, वहां पे आइए, जुड़िए मुझसे। मैं यकीन दिलाता हूं इकोनॉमिक्स के जितने भी टिपिकल कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है, उसको सबसे इजी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे ऑथेंटिक मटेरियल, सबसे ऑथेंटिक वीडियो देने का पूरा प्रयास करूंगा। IAS का 2 इंटरव्यू दिया, कुछ तो आपको दूं जिससे लगे कि कम से कम एक ह्यूमन बीइंग होने का पूरा जो उत्तरदायित्व है भगवान ने मेरे ऊपर सौंपा है, मैं उसे निभा सकूं, जो ज्ञान है आप तक बांट सकूं, आप लाभान्वित हो सकें और आप और आगे जनरेशन तक पहुंचाएं कि यह सिलसिला कभी भी रुके नहीं, कभी भी थमे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स। आओ कुछ अच्छा करते हैं, आओ कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।